रेलवे मेंटेनेंस की तकनीकी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं? तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर यानी डीटीएस की, और उन सभी जरूरी पॉइंट्स को कवर करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एकदम एग्जाम फोकस्ड रिवीजन। तो सोचने वाली बात यह है कि ट्रैक पर इतना मेंटेनेंस होता है, टैंपिंग होती है, उसके बाद ये कैसे पक्का किया जाए कि ट्रैक अब ट्रैफिक के लिए 100% स्टेबल और सेफ है। इसी सवाल का सीधा सा जवाब है डीटीएस मशीन। तो आज का हमारा रिवीजन प्लान क्या है, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले डीटीएस का बेसिक ऑपरेशन समझेंगे, फिर वो सावधानियां जो कभी नहीं भूलनी है, उसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशंस में कैसे काम करना है, और आखिर में वो नंबर्स यानी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये डीटीएस है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, ये डीटीएस है क्या चीज। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी मशीन है जो ट्रैक पर कंट्रोल्ड वाइब्रेशन और लोड डालती है। इससे होता ये है कि जो गिट्टी है वो अपनी सबसे मजबूत और स्टेबल जगह पर बैठ जाती है। असल में टैंपिंग के बाद ट्रैक थोड़ा सा कह सकते हैं ढीला होता है। डीटीएस उसे असली ट्रैफिक लोड झेलने के लिए तैयार करता है। और हाँ, परीक्षा के लिए ये टर्म मैक्सिमम सेटलमेंट मोड, इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जो एग्जाम के लिए और असल फील्ड वर्क के लिए भी सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, संचालन से जुड़ी सावधानियां। ये वो नियम है जिन्हें नजरअंदाज करने का सवाल ही नहीं उठता। तो काम शुरू करने से ठीक पहले एक ऑपरेटर को क्या-क्या चेक करना होता है, चलिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं। पहला, सारी फिटिंग्स टाइट होनी चाहिए। दूसरा, गिट्टी यानी बैलिस्ट पूरा होना चाहिए। तीसरा, मशीन की सेटिंग, वर्टिकल प्रीलोड जरूरत से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और चौथा और सबसे अहम, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का चुनाव। ये हमेशा ट्रैक की कंडीशन के हिसाब से ही होना चाहिए, ताकि वाइब्रेशन ट्रैक में जाए, मशीन पर वापस ना आए। अब ये दो नियम, इन्हें तो गोल्डन रूल समझ लीजिए। परीक्षा में ट्रू फॉल्स या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले सवालों में ये अक्सर दिख जाते हैं। पहला नियम, पॉइंट्स और क्रॉसिंग जैसी नाजुक जगहों पर काम करते हुए मशीन को ठीक क्रॉसिंग पोर्शन पर कभी नहीं रोकना है। और दूसरा, काम हमेशा धीरे धीरे शुरू और खत्म करना है। इसके लिए 1 in 1000 का रैंप इन और रैंप आउट दिया जाता है। चलिए अब नॉर्मल सिचुएशन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन मुश्किल हालात की जहां एक ऑपरेटर के असली स्किल और नॉलेज का टेस्ट होता है। जरा सोचिए, एक लंबे ब्रिज पर डीटीएस चल रही है। उस सिचुएशन में सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक रिस्क क्या हो सकता है? इसका जवाब है रेजोनेंस। ये एक बहुत ही खतरनाक फिनोमेना है। आसान भाषा में, अगर मशीन की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और पुल की अपनी नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों मैच हो गईं, तो वाइब्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो पुल को ही डैमेज कर सकता है। और ये खतरा खास तौर पर 10 मीटर से लंबे पुलों पर होता है। तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल, बस ये पक्का करना है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी कभी मैच ना हो। अब हमें पता है कि पुलों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अक्सर 30 हर्ट्ज से कम होती है। तो हम क्या करते हैं? हम डीटीएस को जानबूझकर एक हाई फ्रीक्वेंसी जैसे 40 से 45 हर्ट्ज पर चलाते हैं। बस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, रेजोनेंस का खतरा खत्म। लेकिन मान लीजिए इसके बावजूद पुल पर कोई अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है, तो क्या करना है? नियम एकदम क्लियर है। काम फौरन रोको और उस पुल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा दो। ये लिमिट तब तक रहेगी जब तक कोई जूनियर इंजीनियर आकर पुल की जांच पूरी ना कर ले। ये जो 20 kmph का नंबर है ना, इसे एग्जाम के लिए मार्क कर लीजिए। सिर्फ पुल ही नहीं, अगर ट्रैक के पास कोई पुरानी दीवार या प्लेटफॉर्म जैसा कोई कमजोर स्ट्रक्चर है, तो उसके 20 मीटर के दायरे में भी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी जरूरी है। और ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई इफ या बट नहीं है, एकदम साफ और सीधा। सुरंगों के अंदर डीटीएस का इस्तेमाल करना सख्त मना है, फुल स्टॉप। ये एक एब्सोल्यूट रूल है और एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है। ठीक है, थ्योरी और सेफ्टी रूल्स तो हो गए। अब आते हैं उस पार्ट पर जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं, नंबर्स और पैरामीटर्स। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। ये हैं वो ऑफिशियल टेबल्स जिन्हें देखकर शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन हमें पूरी टेबल रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए हमें बस कुछ खास सिचुएशंस की वैल्यूज पर फोकस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूटीन मेंटेनेंस की।
प्लेन ट्रैक पर सेटलमेंट प्रेशर होता है 70 बार। लेकिन ध्यान दीजिए, पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स जो कि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वहां प्रेशर कम रखा जाता है, सिर्फ 50 बार। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है, और इन दोनों ही केस में लेवलिंग सिस्टम ऑन रहेगा। अच्छा, अब जब ट्रैक नया बिछाया गया हो तो प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। इसे स्टेप्स में समझना होगा। पहली टैंपिंग के बाद प्रेशर होगा 80 बार, दूसरी टैंपिंग के बाद प्रेशर बढ़कर 100 बार, और एक बहुत ज़रूरी बात, इन दोनों ही पासेस में लेवलिंग सिस्टम ऑफ रहता है। फिर फाइनल पास में प्रेशर वापस नॉर्मल यानी 70 बार पर आ जाता है, और तब जाकर लेवलिंग सिस्टम को ऑन किया जाता है। इन प्रेशर वैल्यूज को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये चार्ट है। इसे दिमाग में सेट कर लीजिए। सबसे कम 50 बार पॉइंट्स और क्रॉसिंग पर, सबसे ज्यादा 100 बार नए ट्रैक पर दूसरे पास के बाद, और इन दोनों के बीच में आता है प्लेन ट्रैक मेंटेनेंस का 70 बार। सिंपल। चलिए तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्विक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी भूलने नहीं हैं। सेफ्टी रूल्स सबसे पहले, सुरंगों में काम कभी नहीं। 10 मीटर से लंबे पुल, हाई फ्रीक्वेंसी 40 से 45 हर्ट्ज। पुल पर कोई अजीब वाइब्रेशन, काम रोको। 20 किलोमीटर पीएच की स्पीड लिमिट लगाओ। और अब नंबर्स, पॉइंट्स और क्रॉसिंग 50 बार, प्लेन ट्रैक मेंटेनेंस 70 बार, और लेवलिंग सिस्टम नए ट्रैक पर पहले 2 पास के लिए ऑफ। बस ये 3-4 वैल्यूज ही हैं जो याद रखनी है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, ये सारे नियम और नंबर सिर्फ रटने के लिए नहीं है। इन सब के पीछे एक ही मकसद है, ट्रैक को कंट्रोल्ड तरीके से सेफली और इफेक्टिवली कंसोलिडेट करना। हर पैरामीटर इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ता हूँ। ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स और नियम तो अपनी जगह है, पर इनके अलावा वो कौन सा एक सबसे ज़रूरी फैक्टर है जिसे एक अच्छे ऑपरेटर को कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।